हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ इन स्टडी। तो आज मैं लेके आई हूँ MHI 3 इतिहास लेखन की 7th यूनिट प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपरा है, जिसमें क्वेश्चन लिया है मैंने प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन आया है दिसंबर 2019 में, 2018 में, दिसंबर 2015 एंड जून 2017 और दिसंबर 2016। यानी कि दिसंबर में 15, 16, 18, 19 ये जो है 4 बार आया है दिसंबर में, और जून में आया है 2017 में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। आंसर है प्रस्तावना। यह कहना बड़ा घिसा पिटा लग सकता है कि इतिहास अतीत का अध्ययन है, लेकिन इतिहास लेखन की प्राचीन परंपराओं को समझने के लिए शायद यह याद करना उपयोगी होगा कि इतिहास की परिभाषाएं समय के साथ साथ बदलती रही हैं। प्राचीन भारत के निवासी लेखन कला से परिचित थे और उन्होंने अनेक उच्च के ग्रंथ भी लिखे। यद्यपि यह बात अलग है कि आधुनिक इतिहास के अनुरूप कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। प्राचीन भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं निम्नवत हैं। इसमें पहली परंपरा है प्रारंभिक इतिहास, वैदिक दान स्तुतियाँ। यदि हम इतिहासकारों को उन घटनाओं को दर्ज करना समझें जो उन्हें कालानुक्रम के अनुसार रचने वालों के लिए भी महत्वपूर्ण थी, तो इनमें से कुछ प्रारंभिक उदाहरण ऋग्वेद से हैं। ऋग्वेद दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के हैं। इनमें श्लोक हैं जिन्हें दान स्तुति कहा गया है। दान स्तुति जो है वह दान की प्रशंसा में लिखी गई स्तुतियाँ होती थी। यह स्तुतियाँ दान ग्रहण करने वालों ने लिखी थी जो पुजारी थे, और इनमें प्राय दाता के नाम का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए यह एक श्लोक ऋग्वेद या अष्टक मंडल के दूसरे स्रोत के लिए लिए गए हैं। तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। यदु का पुत्र जो अनेक मवेशियों के समूह हैं, बहुमूल्य संपत्ति का दान करने में दक्ष है। असंग के पुत्र स्वंद्रत को हर प्रकार का सुख मिले। प्लायोग के पुत्र असंग ने औरों से बढ़कर 10,000 गौएं दान की। मेरे पास उनके 10 बैल हैं। जैसा कि हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि पाने वाला प्राप्त दान के लिए आभार प्रकट करता है और दाता के कल्याण के लिए प्रार्थना करता है। यानी कि जो भी दान करता था, यानी कि जो भी दान लेता था, वह जो दान लेने वाला था वह दानदाता की जो है बहुत आभार प्रकट करने के लिए उसने यह वाक्य बोले हैं। अब हम आगे देखते हैं। प्राचीन भारत का अधिकांश साहित्य धार्मिक था, परंतु धर्म के अंतर्गत भारतीय जीवन के सभी पक्षों का संकलन मिलता है। अतः धर्म ग्रंथों में तत्कालीन समाज का वर्णन मिलता है। ऋग्वैदिक संहिता वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। वेद संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलनकर्ता वेदव्यास को माना गया है। इनकी संख्या 4 है, जिनके नाम हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी कि जो वैदिक दान स्तुतियाँ थी, वो दान स्तुतियाँ जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि जो जिसमें दानों का वर्णन किया गया हो, जो भी लोग दान देते हैं यानी कि दान की प्रशंसा की गई हो, वह जो है दान स्तुतियाँ होती हैं। तो ये रही वैदिक दान स्तुतियाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य। पारंपरिक तौर पर महाभारत को इतिहास और रामायण को महाकाव्य माना जाता है। इनमें से प्रत्येक का एक लंबा और जटिल इतिहास है। महाकाव्यों की कथाओं के सार पहली सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक शताब्दियों में मिल सकते हैं, लेकिन पाठ के रूप में यह काफ़ी बाद में यानी कि 4वीं से 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखे गए। महाकाव्यों में चित्रित घटनाओं की यथातथ्य ऐतिहासिकता प्रमाणित करना असंभव है। फिर भी पाठों का उनमें प्रयुक्त शैली के संदर्भ में विश्लेषण किया जा सकता है और किया भी गया है। महाभारत में चंद्रवंशीय तो रामायण में सूर्यवंशीय वंशावलियों का उल्लेख है। प्रारंभिक मध्यकाल में यानी कि 7वीं शताब्दी ईस्वी में कुछ शासक परिवारों की पीढ़ियों इन्हीं वंशावलियों से है।
यानी कि प्रारंभिक मध्यकाल की जो कुछ पीढ़ियाँ थी शासक परिवारों की, वह इन्हीं वंशावलियों से हैं। यह वंशावलियाँ वास्तविक नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं के बारे में सूचित करने के कारण यह महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद है पौराणिक वंशावलियाँ। पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य तक पुराण नाम का एक अन्य प्रकार का साहित्य लिखा गया। महाकाव्यों की तरह पुराण के पूर्ववृत्त भी प्राचीन है, और जैसा कि महाभारत के उदाहरण में सूत कहलाने वाले एक सामाजिक समूह ने पुराणों में कुछ महत्वपूर्ण विवरण शामिल किए। अक्सर सूत के लोगों को चारण माना जाता था। प्रशासनिक शासक में वे महत्वपूर्ण माने जाते थे या फिर महत्वपूर्ण थे कि उन्हें उत्तरवर्ती वैदिक पाठों में राजा के मुख्य समर्थकों या रत्नों की श्रेणी में गिना जाता था। वे राजा के साथ युद्ध में रहते थे और राजा के महान कार्यों की गाथाएं सुरक्षित रखते और उन्हें सुनाते भी थे। हालांकि मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथों में सूत नाम निम्न वर्ग के लोग माने जाते थे। इससे यह ज्ञात होता है कि समाज के कुछ लोग, शायद ब्राह्मण, राजा के निकट रहने और राजकीय गाथाओं के वाहक बनने के लिए सूतों के दावों के विरोध में थे। जब महाकाव्य और पुराण अंततः लिखे गए तो सूतों के बजाय ब्राह्मणों को उनका रचयिता माना गया। यानी कि सूत जो थे एक ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण रत्न माने जाते थे पहले, जो कि ऑलवेज हमेशा जो है राजाओं के साथ रहते थे, वे चाहे युद्ध में हो, दरबार में हो, ताकि वे राजा के जो भी कार्य हैं उनका जो है उनको लिख सकें या फिर उनका जो है उनका बखान कर सकें लोगों के सामने, प्रजा के सामने। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो ब्राह्मणों को लगा कि जो है उनका जो स्थान है वो कम ना हो, इसलिए उन्होंने सूत को जो है एक निम्न वर्ग के लोगों के रूप में माना, और जिससे जो है ब्राह्मण राजा के निकट रहने लगे। उन्होंने ये बोला कि सूत जो है निम्न वर्ग के हैं तो फिर राजा के साथ नहीं रहने चाहिए, तो राजा के साथ जो है ज़्यादा फिर बाद में ब्राह्मण निकट रहने लगे, और ब्राह्मण ही जो है फिर जो राजकीय गाथाएं होती थी उनको जगह जगह फैलाने लगे अपने थ्रू, और इसी कारण सूत के बजाय जो है ब्राह्मणों को है जो पुराणों का रचयिता माना गया है। पुराणों में हमें 2 या 3 प्रकार की वंशावलियाँ मिलती हैं। पहली में संतों की वंशावली है। ऐसी वंशावलियाँ जो शायद ज्ञान के तर्कसंगत प्रसार की प्रमाण थी, कुछ उपनिषदों और धर्मशास्त्रों में भी मिलती हैं। अन्य वंशावलियाँ शासकों की हैं। यह 2 श्रेणियों में विभाजित हैं। पहली में कलयुग के आरंभ होने से पहले के लोग तथा दूसरी में कलयुग के बाद के राजाओं का वर्णन है। राज्यसभा की परंपराएं या फिर प्रशस्तियाँ, ये उसके बाद का जो है टॉपिक है। पौराणिक वंशावलियाँ जो यहाँ पर ख़त्म हो गया, उसके बाद है राज्यसभा की परंपराएं यानी कि प्रशस्तियाँ। प्रशस्तियाँ क्या होती हैं वे हम आगे देखते हैं। प्रशस्ति का शाब्दिक अर्थ है प्रशंसा, अभिलेख। इसमें राजकीय दाता की उदारता का कीर्तिमान अंकित है। उदाहरण के लिए समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जिसे इलाहाबाद स्तंभ लेख भी कहते हैं। यह प्रशस्ति एक अशोक स्तंभ पर अंकित है। इसकी रचना हरिसेन ने की थी, जो अनेक पदों पर रहने के अलावा एक कुशल कवि थे। इसमें शासक के महान कार्यों को बखान किया गया है। उसकी विशिष्टता, विद्वता और रणनीतियों का भी अभिलेख किया गया है। किसमें? प्रशस्तियों में। संक्षेप में शासक को ऐसे प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी चीज में पारंगत हो। उदाहरण के लिए शासक के शरीर का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कुल्हाड़ों, तीरों, भालों, बर्छों, किलों, तलवारों, गदाओं और अन्य अस्त्रों के प्रहार से उत्पन्न घावों से अलंकृत होकर उसका शरीर और भी मनोहर हो गया है। अलंकृत संस्कृत से गुथा इस तरह का वर्णन शासक वर्ग को प्रभावित करने के लिए किया जाता था। यानी कि प्रशस्तियों में क्या था, ज़्यादातर शासकों की जो है प्रशंसा, उनकी कीर्ति की चर्चा, यही सब देखने को मिलता है। इसी कारण जो है एक ये जो उदाहरण दिया गया है कि शासक का शरीर के वर्णन किया गया है कि किस प्रकार वह जो है कुल्हाड़ों से, तीरों से, जो है तलवारों इत्यादि से, जो है अस्त्रों के प्रहार से जो भी घाव उत्पन्न हो गए हैं वो उसमें जो है एक अलंकृत हो गया है, यानी कि वो भी एक गहने की तरह दिख रहे हैं उसमें, और भी वह जो है सुंदर लग रहा है। ये इस तरीके से उपमा दी जाती थी पहले प्रशस्तियों के द्वारा राजकीय शासकों को।
एक और प्रशस्ति है यहाँ पे। एक अन्य प्रसिद्ध प्रशस्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की है। इस प्रशस्ति को रचने वाले कवि रविकीर्ति ने अपने कौशल की तुलना कालिदास और भैरवी से की थी। यानी कि एक जो कवि हैं रविकीर्ति, जो कि चालुक्य शासक पुलकेशिन के दरबार में थे, और उनकी जो है वो अपनी ही कीर्ति की, जो अपनी ही रविकीर्ति जो थे, वो अपने ही कौशल की तुलना कालिदास और भैरवी से करते थे। उसके बाद है राज्यसभा की परंपराएं, यानी कि चरित। अब चरित क्या होता है वो देखते हैं। प्रधानतः राज्यसभाओं से संबंध लेखक की एक अन्य शैली चरित थी। चरित महान व्यक्तियों के जीवन और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा था। चरितों को अधिकतर चरितों के अधिकतर विद्यमान उदाहरण संस्कृत में हैं, और प्रशस्तियों की तरह यह रचनाएं भी अत्यंत अलंकृत शैली में लिखी गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी रचना पूर्ण रूप से संभ्रांत वर्ग के लिए की गई थी। प्रारंभिक चरित्रों में से एक बुद्ध चरित है, जो अश्वघोष यानी कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व द्वारा रचित है। सन्यासी जीवन का चित्रण का दावा करने वाले कवि ने विस्तारपूर्वक राजसभाओं की विलासिता का और स्त्रियों का विस्तृत वर्णन किया है या फिर विस्तृत चित्रण किया है। चरितों में सबसे अधिक प्रसिद्ध चरित संभवतः हर्षचरित शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों का वृत्तांत प्रस्तुत करती है। बाण भट्ट की रचना संस्कृत साहित्य में वाक्य प्रस्तुत करती है। पूर्वी भारत के पाल शासक रामपाल 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी का कीर्तिमान करने वाले कवि संध्याकर नंदिन ने रामचरित की रचना की है। यानी कि इसमें जैसा कि नाम से पता चलता है, चरित यानी कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र के बारे में जो है बताया जाता है कि उसका चरित्र कैसा रहा अपने शासनकाल में, या फिर एक व्यक्ति के रूप में, ये जो है यहाँ पे इस तरह से वर्णन किया जाता है। उसके बाद है कवि इतिहासकार, यानी कि कल्हण और राजतरंगिणी। प्राचीन भारत में रची गई एकमात्र ऐतिहासिक रचना राजतरंगिणी अर्थात राजाओं की नदी थी, जिसके रचयिता थे कल्हण, यानी कि 12वीं शताब्दी ईस्वी में जो है इन्होंने लिखा। एक तरह से राजतरंगिणी में कश्मीर का आदियुगीन समुद्र से भूमि की सृष्टि का विवरण लिखा गया है। यानी कि उस टाइम पे जो नदियाँ हुआ करती थी और जो कश्मीर है उसके बारे में जो है लिखा गया है। 8 पुस्तकें या तरंगें हैं, और यह रचना पद्य में है, इनकी पद्य रूप में लिखी गई है। पहली 3 तरंगों में कश्मीर का 7वीं शताब्दी ईस्वी तक का इतिहास है। चौथी से छठी तरंग में इससे आगे 11वीं की शताब्दी तक का इतिहास है, और अंतिम 2 तरंगों जो सबसे अधिक लंबी अर्थात विस्तृत में है, में 12वीं शताब्दी का विवरण है। यानी कि कल्हण जो थे, जिन्होंने राजतरंगिणी लिखा था, जिसमें कश्मीर के बारे में और उससे संबंधित जो भी इतिहास रहा सदी के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने वह लिखा। उसके बाद है इतिहास लेखन की अन्य परंपराएं। जब इतिहास लेखन की अधिकांश परंपराएं राजाओं से जुड़ी होती थी, तब धार्मिक तथा संस्थाओं के प्रभाव में अन्य परंपराएं विकसित हुई। इनमें बौद्ध, जैन तथा हिंदू संस्थाएं शामिल थी। धीरे धीरे जब मठीय व्यवस्था सुदृढ़ हुई, तब अधिक व्यवस्थित विवरण रखे गए, और ऐसे विवरणों का रखरखाव संभवतः अधिक हो गया, क्योंकि मठ समृद्ध संस्थाएं बन चुकी थी। मठों को गांव, भूमि और अन्य सामान तथा नकद राशि संरक्षकों तथा राजाओं से धर्मदाय के रूप में मिलती थी। यानी कि मठों को जो भी गांव या फिर भूमि मिलती थी या फिर अन्य सामान, वह संरक्षकों या फिर राजाओं से धर्मदाय के रूप में मिलती थी। यानी कि धर्म के रूप में जो दान किया जाता था, वह मठों को दे दिया जाता था। ऐसे इतिहास श्रीलंका में सबसे अधिक सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित रखे गए हैं, जहां शासन और मठों के बीच निकट संबंध था, और यह संबंध दीपवंश और महावंश जैसे इतिवृत्तों में दर्ज किए गए हैं। इनकी श्रीलंका में जो है इस तरह के जो है देखने को मिलते हैं, जिसमें कि शासन और मठों के बीच जो है निकटता से संबंध था, और यह संबंध दीपवंश और महावंश जैसे इतिहास वृत्तों में दर्ज किए गए हैं। उसके बाद है तिथि निर्धारण पद्धतियाँ। इतिहास में कालानुक्रम जानना आवश्यक है, इसलिए इस संदर्भ में प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाली तिथि निर्धारण पद्धतियों के प्रकारों की जांच करना महत्व रखता है। कई सहस्त्राब्दियों तक प्रचलित रही और प्राचीनतम पद्धतियों में से एक पद्धति थी
जिनमें शासन वर्षों का प्रयोग किया जाता था। इस पद्धति में राजा शासन शुरू करने के वर्ष को पहला वर्ष मानते हुए अपने अपने शासन के वर्षों का हिसाब रखते थे। यह पद्धति मौर्य शासक अशोक ने अपनाई थी। इस पद्धति का सबसे ज्ञात उदाहरण गुप्त काल में मिलता है। इसकी शुरुआत 320 ईस्वी से आंकी गई है। इस युग की गणना चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से पूर्व अर्थात उसके 80 वर्ष बाद गणना आरंभ हुई। स्पष्ट है गुप्त राजाओं ने पकड़ मजबूत रखने हेतु काल गणना आरंभ की। विक्रम संवत 58 शताब्दी ईसा पूर्व और शक संवत 78 शताब्दी ईस्वी ऐसे अन्य युग हैं जो लगभग 2 सहस्त्राब्दियों तक बने रहे हैं। यह दोनों संवत राजसी मूल से हैं, यानी कि तिथि निर्धारण पद्धति जो है वह भी मूल थी परंपरा को बताने के लिए कि किस तरह के जो है, इसलिए तिथि निर्धारण पद्धति का भी यहाँ पे जिक्र आया है। उसके बाद है सारांश। यह स्पष्ट है कि इतिहास का बोध यदि हम अतीत से जानकारी लें, प्राचीन भारत में भली भांति विकसित था। काल की गणना करने की कई पद्धतियाँ थी जो सामान्य रूप से प्रचलित थी। ऐसे अभिलेख पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इन अभिलेखों में उदार संरक्षक यानी कि शासक के नाम और कार्य दर्ज होते थे, जैसे दान स्तुतियाँ। वंशावलियों की रचना प्रशस्तियों और चरित्रों से स्पष्ट होता है। इसके अलावा अन्य परंपराओं में कलहण की राजतरंगिणी। इस तरह इतिहास लेखन की समृद्ध लेकिन सीमित परंपराओं का हमें कुछ आभास होता है। उसके बाद एक जो है यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर ख़त्म होता है, लेकिन एक टॉपिक इसमें और एक छोटा सा जो है टॉपिक कह सकते हैं, फिर एक कुछ सेंटेंस कह सकते हैं। ये इस प्रकार है, ये भी आप ऐड कर सकते हैं तिथि निर्धारण पद्धतियों में। प्रोफेसर A.K. बॉर्डर ने अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन हिस्टोग्राफी बम्बई 1972 में जो कि उन्होंने लिखी है, मैं भारतीय इतिहास का समीक्षात्मक सार देते हुए भारतीय इतिहास को तिथिक्रम के आधार पर देने का प्रयास किया है। तो जो तिथिक्रम है वो मेन एक ये कही जाती है थिंग है, जो कि जिससे पता चलता है कि राजा या फिर किसी भी राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा। तिथि अगर नहीं होगी तो हमें कैसे ज्ञात होगा कि कौन सा राजा किस समय आया। तो इसलिए तिथि का भी जो है बहुत बड़ा यहाँ पे रोल है, जो कि यहाँ पे प्रोफेसर A.K. बॉर्डर ने भी अपनी पुस्तक में लिखी है कि तिथि जो है तिथिक्रम के आधार पर जो है इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया उन्होंने। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी इग्नू के स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के, तो आप उनको शेयर कर सकते हैं और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।